बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में से है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ग्राफ की लैंग्वेज क्या है और पर्टिकुलर हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसको डिस्कस करेंगे। देन थोड़ा सा रिवाइज करना है कि हमारे पास लॉ ऑफ मोशंस क्या है, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, और साथ में इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी बेसिक 9th से ली गई चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके बुक के अंदर एज ए रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। हम इसको भी रिवाइज करेंगे ताकि इन कॉन्सेप्ट को तो आगे जाके यूज़ किया जा रहा हो तो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्राफ। ग्राफ को समझना फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी जब जिस बंदे ने फिजिक्स को समझना है उसको ग्राफ की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, समझना भी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ ग्राफ क्या होता है, फिर लेके आता हूँ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। बेसिकली हर ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि हमने इस तरीके से एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर और दूसरी क्वांटिटी को हमने वाई एक्सिस पर रखा होता है, और इसके अंदर एक के लिहाज से दूसरी में जो चेंज आ रहा होता है, वेरिएशन आ रही होती है, इसको एक ग्राफ की जुबान में हम इसको ड्रॉ करते हैं, लाइन इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई यानी कोई लाइन ड्रॉ हो रही है और लाइन इसके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज़ में, इन दोनों क्वांटिटीज में किस तरीके से जो है तब्दीली आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ फिर क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्वांटिटीज आ रही हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, इसके दरमियान जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम चलते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ के इस ग्राफ के अंदर हमें किस तरह की बातों को देखना है, या इसमें वो वेरिएशन हमें नजर आ रही है जो ग्राफ के अंदर हमने कहा था कि एक्स और वाई क्वांटिटीज जो लिखी है, एक्स और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटीज लिखी है उसके दरमियान वेरिएशन को रिप्रेजेंट करें। तो चलते हैं पहले ग्राफ की तरफ। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी को लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को लिया हुआ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी किसी भी प्रोसेस का, एक ऑब्जेक्ट ने उससे प्रोसेस किया, उसकी जो वेलोसिटी थी और टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी आई थी उसके दरमियान रिलेशन ड्रॉ किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में क्या बता रहा है इस बात को समझते हैं। देखिए, जब दोनों क्वांटिटीज 0 0 पर थी तो ये ग्राफ यहाँ पे था। कुछ टाइम के बाद, सपोज हम इसको 1 सेकंड का इंटरवल लेते हैं, 1 सेकंड के बाद ये ग्राफ बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी इस वैल्यू के बराबर आ गई। लाइन इसका नाम रख लेते हैं v1, इसका नाम रखते हैं t1। फिर अगले 1 सेकंड के बाद इसका नाम रखते हैं t2, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2। ठीक है, 1 सेकंड में जितना चेंज आया वेलोसिटी में, पहले 0 से v1 हुई, अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चेंज आया, उससे अगले 1 सेकंड में उतना ही चेंज आया। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा चेंज जो है इस क्वांटिटी के अंदर टाइम के लिहाज से क्या आ रहा है, एक जैसा चेंज आ रहा है। यानी रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इसमें चेंज लाएंगे उतना ही आपके पास इसमें चेंज आएगा। इसका मतलब है अगर आपको कभी किसी दो क्वांटिटीज का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताना हो कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जब किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा हो तो आप ये बता सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज क्या है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। और मैंने इसके एक्सेलरेशन से मुराद क्या है, एक्सेलरेशन से मुराद हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से एक्सेलरेशन को बताती है। इसका मतलब है इसमें जो टाइम इंटरवल्स के लिहाज से जो चेंज आ रहा है वो आपस क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। हर टाइम इंटरवल के अंदर चेंज है वो एक जैसा आ रहा है। तो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी एक्सेलरेशन की, ऐसा एक्सेलरेशन जिसके अंदर इक्वल इंटरवल्स या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स आ रहा हो, तो हमने कहा था ये
एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इस मतलब है ये लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आइए दूसरे ग्राफ की तरफ। अब दूसरे ग्राफ के अंदर भी ये टाइम पहला, ये दूसरा, तीसरा, सपोज हम कर लेते हैं एक एक सेकंड के इंटरवल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब पहले एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो ये वाला आया, अगले एक सेकंड में चेंज पहले से थोड़ा ज्यादा आया, अगले एक सेकंड में चेंज इससे भी ज्यादा हो गया, नेक्स्ट सेकंड में चेंज और ज्यादा हो गया। इस मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है, यानी इसका जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, वो ज्यादा आ रही है। पहले वाली वेलोसिटी कम चेंज हुई, अगले सेकंड में ज्यादा चेंज हुई, उस अगले सेकंड में और ज्यादा चेंज हुई। इस मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो एक जैसी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी में तब्दीली जरूर आ रही है, वेलोसिटी चेंज जरूर हो रही है। इसीलिए हम कहेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अब वेरिएबल कराएगा। क्यों? डेफिनेशन पढ़ी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कि व्हेन अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल्स आफ्टर, कि टाइम के इंटरवल अगर इक्वल लेते हैं लेकिन उसमें चेंज इक्वल नहीं आता तो वैसे एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसे ये कर्व देख रहे हैं, ये कर्व स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से ये कर्व आ रही है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये प्रोपोर्शनलिटी को बताती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व बन रहा है, इसलिए अंडरस्टूड है कि ये आपके पास क्या हो गया, ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ऐसे तीसरा ग्राफ मैंने बनाया जिसमें अगर आप गौर करें वेलोसिटी और टाइम, यानी टाइम एक्सिस जहां लिए, वेलोसिटी एक्सिस जहां लिया, और बता ही रहा है कि टाइम के इंटरवल्स, टाइम के गुजरने के बावजूद, जैसे सपोज ये आपका पहला टाइम है, ये आपका दूसरा टाइम है, ये आपका तीसरा टाइम है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है वेलोसिटी में तब्दीली ही नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं हो रहा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी में चेंज के लिहाज से देखा जाता है, जबकि डेल्टा v की वैल्यू, यहां पर डेल्टा v की वैल्यू ही जीरो है, इसलिए यहां एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। हम इसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी, या यूं कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन जीरो है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वो चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी क्या हो गई है, वो यूनिफॉर्म हो गई। ये तीन तरह का ग्राफ आपकी बुक में यहाँ समझाया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखे, बार बार अंडरस्टैंड करें, सुने इसको, क्योंकि ये मजीद आगे फिर आपको बहुत फायदा देंगे ये कॉन्सेप्ट। यहाँ कोई दो क्वांटिटीज लेके सारी बातें उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज लेके उसकी वेरिएशन को अगर आप इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ग्राफ बता रहा है यहाँ आने वाली क्वांटिटी तब्दील नहीं हो रही अगर ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या सीखना होता है, एक तो ग्राफ की सेंस हमने डेवलप की है कि ग्राफ में क्या बताता है, दूसरी अब इन ग्राफ से हम और क्या बात सीख सकते हैं। एक और बात आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो ये कि अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें लाइक दिस, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया है, और आप इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे ये आप गौर करें, ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान जितना भी रीजन आ रहा है, अगर आप चेक करें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रायंगल। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है, जैसे कि मैं इसके लिए बना रहा हूं तो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया डिटरमिन करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। अब अगर चेक करें बेस जो है वो हम टाइम ले रहे हैं और हाइट जो है वेलोसिटी ले रहे हैं, तो मैं 1/2 वेलोसिटी इनटू टाइम इसको लिख सकता हूं, ठीक है जी। इसके बाद अब आ जाए इस ट्रायंगल की तरफ। अब ये जो आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की तरफ आ जाए, ये जो रेक्टेंगल बन रही है, यानी इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आएगा ये कोई स्क्वायर हो सकता है, कोई रेक्टेंगल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल वाले रीजन का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेंथ इसकी वेलोसिटी आ रही है और जो विड्थ आ रही है वो क्या आ रही है, आपके पास इसका टाइम आ रहा है। अब एक डेफिनेशन हमने छोटे होते पढ़ी हुई है कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पास हो
और उसने कितने टाइम तक ट्रेवल किया उस वेलोसिटी के साथ। अगर ये दो चीजें पता हो, आप इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है आपके पास, डिस्टेंस आ जाता है, यानी क्वांटिटी निकल आती है हमारे पास। यानी ये ग्राफ हमें बता रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करके साथ में क्वांटिटी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया आ रहा है वो इस ऑब्जेक्ट ने, जिसने ये एरिया बनाया है, जितनी इस एरिया की वैल्यू है, असल में ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसी तरीके से जब आप इसके अंदर आते हैं, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी और टाइम, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट इतनी देर तक चलता रहे तो कितना फासला तय करेगा। मैं इसका एरिया डिटरमिन कर लूंगा, तो एरिया डिटरमिन किया तो क्या आ गया, डिस्टेंस। तो फिर हमने अपनी कंक्लूजन में क्या लिखा, यानी हमने इन बातों से क्या कंक्लूड किया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। इन उसका ग्राफ ड्रॉ करें, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहां से लेके टाइम एक्सिस तक, इसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा होगा, जब आप इस एरिया को डिटरमिन करेंगे तो ये एरिया आपको बताएगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है जी। तो हमने ग्राफ को समझा कि ग्राफ की लाइंस होती है, किस बात को किस तरह रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये इसे कहते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टिल्टेड एट सम एंगल, और ये जो है ना कहते हैं कर्वी लाइन। सब किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, प्रोसेस को, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, ये वेलोसिटी के यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन के जीरो होने को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी ये बात समझनी है, और फिर एरिया किसको बताता है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास रिवीजन के लिए क्या है जी, अब मैकेनिक्स की बड़ी बेसिक इक्वेशंस हैं, जिसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने सीखी हुई है, जस्ट रिवाइज करनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ जो मैंने यहाँ बताया था, डिस्टेंस पता हो, मैंने इसी में लिखा डिस्टेंस पता हो तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो आप डिस्टेंस बता रहे होते हैं। ये मैंने वही इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। अब ये जो क्वेश्चन है, इनके बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है, बाकी आप कोई इतनी खास बात करने वाली नहीं थी, आप पता है फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है, और साथ में ये भी जरूरी है कि जो एक्सेलरेशन सिस्टम का एक्सेलरेशन है, इसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये दो बातें पूरी ना होती हो, अगर ये बातें सेटिस्फाई नहीं होती तो आप इन इक्वेशंस को यूज करके कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं या कोई सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं तो समझे आप गलत कर रहे हैं। यानी ये वही लगा सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्या हो, वो लीनियर मोशन हो, और उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जिसके साथ ये क्वेश्चन में थोड़ी चेंज भी की है, वो ये कि हमारे पास एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट की मोशन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ, ग्रेविटी क्या करती है, इसको नीचे खींच लेती है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस मतलब अगर मैं इक्वेशंस को फ्री फॉल के लिए, आपके डाउन मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन, जो फ्री फॉल मोशन होती है उसके लिए यूज करना चाहता हूं, तो मैं जस्ट यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह g चेंज कर दूंगा, या एक्सेलरेशन जगह g आ जाएगा, या एक्सेलरेशन जगह g आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। इसीलिए इक्वेशंस जो है ये वैलिड है किस केस में, एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के एक्शन के साथ कोई मोशन हो रही हो तो वहां पर आप ये इक्वेशंस क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, तीन मोशन के लॉज हैं, ठीक है। मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ये भी जस्ट रिवीजन के तौर पर ऐसा है, तो इसमें से कोई खास चीज ऐसे आने वाली नहीं है पेपर में, फिर भी इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। पहला जो लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी रिमेन एट रेस्ट लाइक दिस, अगर ये मार्कर है, ये यहाँ पड़ा हुआ है ना, ये यहीं पड़ा रहेगा उस वक्त तक जब तक इसको कोई फोर्स आकर डिस्प्लेस नहीं करती, खुद से नहीं मूव कर सकता, खुद से नहीं मूव कर सकता।
ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो पड़ा रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आके इसको कंपेल ना करे कि भाई तुम मूव करो। या इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा हो तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई उसको बाहर से बैरूनी फोर्स रोके ना, स्टॉप ना करे, तेज ना करे, नहीं तो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे लिख रहा हूं बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म होना जरूरी है। अनलेस सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, उस वक्त तक जब तक बैरूनी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स आके उसको इफेक्ट ना करे, वरना अपनी मोशन को क्या करेगा, वो कंटिन्यू करता रहेगा। अच्छा, अब इस लॉ को फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, आप इनर्शिया को समझें। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, उसी का नाम बेसिकली इसी को इनर्शिया भी बोलते हैं। मिसाल हर मैस, हर मैटर की ये क्वांटिटी है कि जब कोई फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है या उसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करता है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, तो फिर ये जो इसकी रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो लिखिए स्टेटमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच रेजिस्ट चेंजेस टू द स्टेट ऑफ मोशन, यानी जो उसकी मोशन की स्टेट को या उसकी रेस्ट की स्टेट को यानी चेंज करने की कोशिश करेगा, मैटर सबसे पहले अपोज करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करेगा कि वो उस स्टेट को चेंज ना होने दे। लाइक दिस फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एक ही है, इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी रखा जाता है जस्ट रिवीजन के तौर पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन जरूर पैदा होगा। जो एक्सेलरेशन पैदा होना है, प्रोड्यूस करना है उस फोर्स ने, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सपोज आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इनके मास के अंदर फर्क है। अगर आप इक्वल फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, फोर्स की क्वांटिटी दोनों में सेम लगाना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे, जिसके अंदर मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, और जिसके अंदर मास कम एक्सेलरेशन क्या करेगा, वो ज्यादा। एक्सेलरेशन से मुराद हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी में तब्दीली का नाम है, वेलोसिटी में चेंज का नाम है। वेलोसिटी ज्यादा तेज से चेंज होगी लेकिन वेलोसिटी थोड़ा आस्ते आस्ते चेंज होगी। तो फिर ये इक्वेशन इसकी लिखी जाती है F = ma, जो क्या बता रही है, मास और एक्सेलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शन है और एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इसकी स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन आपको मिलता है और जितनी मिकदार का एक्सेलरेशन होता है उतनी मिकदार का रिएक्शन मिलता है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, वो ऑपोजिट होती है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होती है, इन दोनों की सेम, डायरेक्शन क्या होती है 180 पर एक दूसरे को ऑपोजिट होती है। ये इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म लेते हैं, जितनी मिकदार की एक्शन उतनी मिकदार की रिएक्शन, लेकिन नेगेटिव साइन बता रहा है क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, वो ऑपोजिट होती है। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ आपके लिए करना चाहता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है, आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है जी, देखिए अगर आप गौर करें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, जब आप बुक को रीड करेंगे उसमें यहाँ पर बात लिखी है कि ये दोनों जो है ना क्या कहते हैं सेम सिचुएशन में नजर आ रही होती है, इन दोनों का एक किस्म का एक्शन रिएक्शन पेयर नजर आ रहा होता है। मैं ये दोनों बातों को यहाँ थोड़ा डिफरेंस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में फर्क है। देखिए फर्स्ट लॉ के अंदर उसने क्या लिखा है, अगर आप यहाँ पर गौर करें कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। जब मास पहली बार ये पोज करने की कोशिश तो करता है, जैसे आप एक टेबल लें और टेबल के ऊपर बुक को रख दें, ये किसी ऑब्जेक्ट को रखें, देखें इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यानी वेट इसका जो है उस पे क्या डाउनवर्ड, किस पे लग रहा है, इस बुक के ऊपर लग रही है ग्रेविटेशनल पुल, जमीन की फोर्स। और फिर टेबल एक रिएक्शन देकर इसकी
मैग्नीट्यूड के बराबर एक फोर्स ऊपर को कौन दे रहा है, टेबल लगा रहा है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बुक के ऊपर। अब अगर हम गौर करें तो ये दो फोर्सेस हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब लग किस पर रही है, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्सेस, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्सेस, जिसकी वजह से इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो, और ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। क्या करेगा, स्टेट को मेंटेन। इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं थर्ड लॉ की तरफ, अब थर्ड लॉ में भी ऐसा होता है, एक्शन और रिएक्शन, इसी तरह जैसे ये एक्शन रिएक्शन है, इसका उसमें भी एक्शन रिएक्शन होता है, पेयर होता है। लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो सकती। वजह क्या है, देखिए मैंने बॉल ली और बॉल को दीवार पे फेंका, मैंने मारा दीवार के ऊपर। अब जब दीवार पर जाकर ये बॉल लगेगी तो इसकी मोशन को डिस्टर्ब किया दीवार ने, इसका मतलब दीवार इसकी मोशन को डिस्टर्ब करते हुए एक्शन लगा रही है, रोक रही है। जितना दीवार ने इस बॉल के ऊपर एक्शन की फोर्स लगाई है, अब बॉल भी दीवार के ऊपर उतनी मिकदार का रिएक्शन फोर्स देगी, पर डायरेक्शन क्या होगी उसकी, ऑपोजिट। पहले क्या हुआ, दीवार ने बॉल की तरफ फोर्स लगाई, अब बॉल जो है वो दीवार की तरफ फोर्स लगा रहा है, और दोनों के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी। किस पे लगी, दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाई और बॉल ने दीवार पर फोर्स लगाई, जिस वजह से ये फोर्स जो है किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक पॉइंट पर नहीं लग रही, किसी एक जगह लग रही, जिसको हम ऐड करके जीरो कर सकते हैं। हम इन दो फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए फोर्स का एक ऑब्जेक्ट पे लगना जरूरी होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपने समझना है कि थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।